हाँ भाई, सबको पहले आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है? नहीं मतलब माइक के थ्रू आ रही है? माइक नहीं चल रहा ना? हेलो 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 हेलो, माइक नहीं चल रहा है या चल रहा है? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, आज तो आपकी आज पहली क्लास है। नाम बताओ, बैठ के बताओ। गगन। आप 11 12 कहाँ से? गहलोत क्लासेस से। और सर आपकी भी आज फर्स्ट क्लास। आपका नाम? विवेक। आप 11 12 कहाँ से? सुमेरपुर। अच्छा, सुमेर स्कूल से। और कोचिंग वोचिंग किया था 11 12 में? नहीं किया। तो जेनेटिक्स चल रहा है हमारा, और जेनेटिक्स बीच में एकदम, मतलब ना इधर भी नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा, बीच में। ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट में किया था। मेरी आवाज माइक के थ्रू तो नहीं आ रही ना? तो ये उधर तो जा ही नहीं रही होगी ऑनलाइन, लेकिन यहां पे लाइट लग रही है। नहीं नहीं, सेल भी सही है ना? हेलो हेलो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई सबको। चलो, लास्ट हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। क्लियर था सबको? पक्का? तो अब हम मेंडल का आखिरी लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम लोग सबसे पहले हमने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे आज? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। इसका मतलब ये लॉ तभी काम करेगा जब हमारे पास कम से कम दो कैरेक्टर्स हैं, और कम से कम दो कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम दो जीन्स हैं। तो जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स या दो अलग अलग जीन्स को हम साथ में स्टडी करते हैं, तो मेंडल का कौन सा लॉ काम करेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या कहता है? मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स क्या लिए थे मेंडल ने? सीड शेप लिया था और सीड कलर लिया था। शेप की एक जीन थी, कलर को कंट्रोल करने वाली एक जीन है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह है कि सीड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन पेयर और सीड कलर को कंट्रोल करने वाला जीन पेयर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। मतलब बोलने में तो बहुत आसान है। बोलने का मतलब यह है कि जब दो अलग अलग जीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के घोचे नहीं करती। मतलब कलर की जीन शेप को तंग नहीं करेगी, शेप की जीन कलर को तंग नहीं करेगी, दोनों सेपरेटली या दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगी। पर ठीक है, बोल तो दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? क्योंकि हमारे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं कर रही, एक जीन दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट है? अब देखो, मेंडल ने सीड शेप और सीड कलर को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस करा, और डाई हाइब्रिड क्रॉस करने पर F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। 9 क्या है? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये आए।
इसका मतलब जब मेंडल दोनों जीन्स को एक साथ स्टडी कर रहे थे तो डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटिपिक रेशियो ये आया। अब अगर हम सिर्फ सीड शेप को लें, मतलब हम सिर्फ सीड शेप की जीन को का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें तो रेशियो क्या आएगा? शाबाश। जब एक जीन का हम क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 आता है। मैं कलर की जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूं, क्या आना चाहिए? 3:1। अब अगर हम यह साबित कर दें कि इस रेशियो में भी कलर और शेप की जीन अभी भी 3:1 का रेशियो दर्शा रही है, अगर अपन यह प्रूव कर लें कि इन दिस रेशियो इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड 3:1 रेशियो, अभी भी शेप की जीन 3:1 है, अभी भी कलर की जीन 3:1 का रेशियो दर्शा रही है, मतलब दोनों साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही। तो आओ पहले शेप देखें। राउंड कितने हैं? रिंकल्ड कितने हैं? कलर देखो, येलो, ग्रीन देखो, आ जाओ। इसका मतलब दोनों जीन साथ साथ होते हुए भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती हैं। यह कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यह हमेशा काम करता है? नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट केवल उन्हीं जीन्स के लिए काम करेगा जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं। देखो अभी अपन इमेजिन करेंगे, क्योंकि इसका एक्सेप्शन क्या होता है? लिंकेज। आप सबको इमेजिन करना है कि हर एक बेंच जिस पे आप बैठे हो वो एक क्रोमोसोम है और आप सब लोग जीन्स हो, ठीक है? तो ये एक क्रोमोसोम, इस पे 2 जीन्स, ये दूसरा क्रोमोसोम, इन पे 2 जीन्स, ये क्रोमोसोम पे 3 जीन्स, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये जीन और ये जीन एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही। ये अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये काले पेन से लिखे हैं, सफेद पेन से लिखे, इनकी मर्जी। ये नीले पेन से लिखे, ना लिखे, इनकी मर्जी। लेकिन ये अगर ऐसे घोचे करें और बेंच हिलाएं तो इससे कौन अफेक्ट होगा? मतलब जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखो पहले तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे जेनेटिक्स पढ़ ली ना मेरे से, जिंदगी भर याद रहेगा। हां, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। This law is based on dihybrid cross. You should chew your water and drink your food. According to this law, अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे? च्यू योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। अनुवादन नहीं पूछा मैंने, भावार्थ पूछा। आई लव यू टू। सही, खाने को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, क्योंकि उतना ज्यादा सलाइवेशन, जितना, और पानी को इतना ना चबाओ कि वो खाना बन जाए। धीरे धीरे चलाओ। जितना सलाइवेशन मिक्स होगा, जितना म्यूकस मिक्स होगा, उतना स्टमक की एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। सारा साइंस के स्टूडेंट्स हो, इतना तो बेसिक पता। आज आप येलो येलो पहन के आए हो। मैं क्या कह रहा था यार? हां,
अब वो हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two different pairs of characters, when two different pairs of characters are present, comma, one pair of character, one pair of character, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जीन पेयर। वापस बोलूं, according to this law, when two different pair of characters are present, comma, one pair of character यानी ब्रैकेट में जीन पेयर separates independently of the other pair, separates independently from the other pair, sorry, separates independently from the other pair। ठीक है, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर से सेपरेटली सेग्रीगेट या इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। ये कौन सा लॉ है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब एक नोट लिखेंगे और इंपॉर्टेंट है, genes present on different chromosomes, genes present on different chromosomes show independent assortment, genes present on different chromosomes show independent assortment। इसका मतलब ये 9:3:3:1 का रेशियो कौन दिखाएगा? वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे है या डिफरेंट क्रोमोसोम? डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे। मतलब ब्रैकेट में दे विल एग्जिबिट 9:3:3:1 रेशियो, दे विल एग्जिबिट 9:3:3:1 रेशियो। हां, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला भी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पहले हिस्ट्री देखेंगे फिर समझेंगे क्या है। सबसे पहले लिंकेज टर्म तो आपको किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने। और लिंकेज को ऐसे डिटेल स्टडी, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बेटसन थे, पुनेट थे और सॉन्डर्स, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिंकेज को डिटेल में स्टडी किया। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ मॉर्गन के बारे में है। तो लिंकेज टर्म किसने दिया था? मॉर्गन ने। हाँ, यहां पर बॉक्स में हम लिख लेंगे डिटेल स्टडी में बेटसन शामिल थे, पुनेट जिन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया जो हम सॉल्व करते हैं, और सॉन्डर्स थे। खैर, अब सबसे पहले लिंकेज की हम बात करें तो टीएच मॉर्गन ने टर्म लिंकेज यूज किया। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए? ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसे चुना? ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई। इसका भी क्रोमोसोम नंबर आपको पता होना चाहिए 8, जैसे गार्डन पी का क्रोमोसोम नंबर 14 था। अब यह भी एनसीईआरटी में कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को के लिए ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना? 4 कारण। पहला तो आसानी से कल्चर, सिंथेटिक मीडियम पे, आर्टिफिशियल मीडियम पे आसानी से ग्रो कर जाते हैं। लाइफ साइकिल
2 हफ्तों में पूरी हो जाती है। याद रखना, 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते में पूरी हो जाती है। एक सिंगल मेटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल्स और फीमेल्स को देखकर पता कर सकते हो, मेल्स छोटे हैं, फीमेल्स बड़ी हैं। और कोई भी हेरिडिटरी या जेनेटिक वेरिएशंस हैं, उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप में, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हो। तो ये सारे कारण थे मॉर्गन को किस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ड्रोसोफिला। तो पहले तो हिस्ट्री लिख लेंगे, मतलब हेडिंग तो आप लिंकेज डाल देना। टर्म गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, ये आपने आवाज निकाली या आपने निकली? नोटिफिकेशन। तो लिंकेज टर्म गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन और ब्रैकेट में लिखेंगे डिटेल स्टडी डन बाय बेटसन, पुनेट एंड सॉन्डर्स। डिटेल स्टडी डन बाय बेटसन, पुनेट एंड सॉन्डर्स। फिर नेक्स्ट, मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला। मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ब्रैकेट में क्रोमोसोम नंबर 8, 2n इज इक्वल टू 8। मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई है, ब्रैकेट में 2n इज इक्वल टू क्रोमोसोम नंबर 8। फिर रीजंस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 8 नहीं, रीजंस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला। चेंबर होता है, एनक्लोज चेंबर में करते हैं, ठीक, फिर उसको सिडेट करके रखते हैं। हाँ वही, शांत, फड़फड़ा सकती है, उड़ नहीं सकती। ये मेंढक वेंढक इन सबको आप उसमें रखते हो ना, ये स्पिरिट एल्कोस में, ताकि वो सिडेटेड रहें, इतने तो जंप, ताकि एक्सपेरिमेंटल मरे भी नहीं और कूदे भी ना। तो रीजंस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला, पहला, दे कुड बी इजीली कल्चर्ड ऑन सिंथेटिक मीडियम। दे कुड बी easily cultured on synthetic medium. Second, completed their life cycle in about 2 weeks. Complete their life cycle in about 2 weeks. Third, a single mating produces many offsprings. A single mating produces many offsprings. चौथा, males and females easily distinguishable. Males and females easily distinguishable. मतलब अब लिख लेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट. मेल स्मॉलर, फीमेल्स बिगर. मेल्स स्मॉलर, फीमेल्स बिगर. बढ़ाया मैंने और बढ़ाऊं? अरे यार सॉरी, एक सेकेंड, मैंने 28 कर दिया है. इसका भी कर लूं? वो सब साथ ही हो रहा है. इसको तो ऐसे, ये ऐसा नहीं है कि इधर करूंगा तो ये होगा, उधर ये सब होंगे.
पंखुड़ी ऊपर, इसको भी आप, हाँ है तेरी, थोड़ा बेंच पे चढ़ना पड़ेगा आपको, बेंच पे हरकत चढ़ के आप कर दो, हाँ चढ़ दो, हाँ चढ़ दो बेंच पे, कैसा क्या है, बस इसको आप, हाँ बस चलो बढ़िया, थैंक यू, कोई नहीं। हाँ भाई, तो सेक्सुअल डायमॉर्फ, मेल्स स्मॉलर, फीमेल्स बिगर, और आखिरी कारण जेनेटिक या हेरिडिटरी वेरिएशंस, जेनेटिक और हेरिडिटरी वेरिएशंस can easily be studied in low power microscope. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब जब आप देखकर मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके। लार्वा को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है? नहीं, मतलब लार्वल स्टेजेस में मुश्किल रहता है, एडल्ट्स में ही कर सकते हो। जेनेटिक या हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी इजीली स्टडीड इन लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तो अपन ने हिस्ट्री देख ली। अब अपन बात करेंगे लिंकेज का मतलब क्या है। देखो, लिंकेज शब्द का मतलब ही है जुड़े रहना। लिंकेज या लिंक्ड का मतलब क्या होता है? जुड़े रहना। और अभी हमने देखा कौन जुड़े रहेंगे, वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर हैं। कौन नहीं जुड़े रहेंगे? जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं। तो जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाएंगे, और वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे, फिजिकली जुड़े रहेंगे, उसे हम कहते हैं लिंकेज। तो लिंकेज एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं वो फिजिकली जुड़ी रहती हैं। दूसरी चीज, ये 3 जीन्स है एक क्रोमोसोम पर, किसके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है? 1 या 2 या 1 और 3? 1 और 2। इसका मतलब जब जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लिंकेज कमजोर होती जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा अपन एक पिक्चर से समझते हैं। मैंने आपके पास एक क्रोमोसोम बना लिया, और ये क्रोमोसोम का पेयर है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और मैंने एक और पेयर बना दिया, ये भी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चलो, अब क्रोमोसोम है तो किससे बना है? डीएनए से। और जो डीएनए प्रोटीन बनाता है वो जीन। ये डीएनए प्रोटीन बना रहा है, ये जीन, ये उसकी अलेल। मैंने कह दिया कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। मतलब ए बी सी 3 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। डी, स्मॉल डी, ई, स्मॉल ई, एफ, स्मॉल एफ। मतलब मैंने कुल मिलाकर 6 जीन्स बनाई हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे आप बताओ, ए बी सी लिंक्ड है, हां या ना? हां, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पर है। डी ई एफ लिंक्ड है, हां या ना? लिंक्ड है क्योंकि सेम क्रोमोसोम पर है। ए और एफ, सी और ई, बी और डी, तो जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड।
genes present on same chromosomes are linked, genes present on different chromosomes are not linked, और जो linked नहीं है वो क्या दर्शा रही हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये तो पिक्चर क्लियर कि भाई हाँ सेम क्रोमोसोम पे। अब याद रखना ये जीन पेयर है, ये और ये जीन अलग नहीं है, ये पूरी एक ही जीन पेयर है, ये दूसरा जीन पेयर है, ये तीसरा जीन पेयर है, पहली चीज। दूसरा चीज, ए और बी स्ट्रांगली लिंक्ड है या ए और सी, ए और बी। डी और ई स्ट्रांगली लिंक्ड है या ई और एफ। अब मैंने आपको दो टर्म्स यूज किए हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड और वीकली लिंक्ड। मतलब ये स्ट्रांग लिंकेज है क्योंकि एकदम पास पास है, और ये लिंकेज तो है लेकिन कमजोर है क्योंकि डिस्टेंस दूर है। अब क्या है, साइंटिस्ट ने ऐसे स्ट्रांग लिंकेज और वीक लिंकेज टर्म यूज नहीं किया, उन्होंने कंप्लीट और इनकंप्लीट टर्म यूज किया। तो आप समझ रहे हो हमारे पास कुल मिलाकर तीन ही ऑप्शन है जब क्वेश्चन बनेगा। पहला ऑप्शन है कि देयर इज नो लिंकेज, ए और सी, ए और ई, ए और एफ, बी और डी, बी और ई, बी और एफ, सी और डी, सी और ई, सी और एफ। एक ऑप्शन आपके पास है देयर इज नो लिंकेज व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। दूसरा है लिंकेज है, तो दो तरह की है, या तो कंप्लीट या इनकंप्लीट। ए और बी एकदम चिपके हुए हैं, कंप्लीट लिंकेज। डी और ई एकदम चिपके हुए हैं, कंप्लीट लिंकेज। ए और सी, बी और सी, डी और एफ, ई और एफ, इनकंप्लीट। तीन ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शंस को अपन एक साथ स्टडी करेंगे कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। उससे पहले एक चीज याद रखनी है, मैंने आपसे दो टर्म ले लिया, या तो कोई लिंकेज है नहीं, और या कंप्लीट लिंकेज है, और या इनकंप्लीट लिंकेज है। अभी एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो क्यों, वो आगे आ जाएगा। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। सेल डिवीजन पढ़ लिया आपने? सेल डिवीजन नहीं पढ़ा। क्रॉसिंग ओवर नाम सुना है? चलो अभी हम देखेंगे भी। तो कंप्लीट लिंकेज, अब एक सिंपल सा मतलब है, कंप्लीट लिंकेज मतलब मैं इन दोनों को चिपका दूं। अगर कंप्लीटली लिंक्ड है मतलब ये फिजिकली जुड़े हुए हैं, तो अगर ये फिजिकली जुड़े हुए हैं तो ये इनको छोड़ के निकल नहीं सकता। फिजिकली अगर दो जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो वो शफल नहीं कर सकते, शफल नहीं कर सकते, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब नए वेरिएंट्स, नए टाइप्स, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं दर्शा सकते। वेरिएशन की बात नहीं कर रहा मैं, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा हूं। क्रॉसिंग ओवर इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन। मैं उसके सब टाइप्स की बात कर रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा। कंप्लीट लिंकेज में नहीं होगा, नहीं होगा मतलब कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं। हां वो अब आगे। और इनकंप्लीट लिंकेज है तो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये थोड़ा शफल होकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इनकंप्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा, थोड़ा रिकॉम्बिनेशन होगा। अब इसका क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या मतलब होगा, वो हम देखेंगे। अभी पहले टर्म्स लिख लेंगे, कुछ कुछ पहले तो लिख लेंगे। मतलब लिंकेज में, लिंकेज, दिस फिनोमिनन इज शोन बाय लिंकेज, दिस फिनोमिनन इज शोन बाय जीन्स present on same chromosomes. This phenomenon is shown by genes present on same chromosomes. Linkage is defined as the physical association. Linkage is defined as the physical association between genes present on the same chromosome. Physical association between genes present on the same chromosome
and their tendency to stay together. And their tendency to stay together. ठीक, फिर हमें पता है नेक्स्ट कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, strength of linkage is inversely proportional to distance between genes. ये भी लिख लो, strength of linkage is inversely proportional to distance between genes. बिल्कुल, अभी अपन देखेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताऊंगा आगे। इनका मतलब यह है कि कैपिटल ए कैन कंबाइन विथ कैपिटल डी, कैपिटल ए कैन कंबाइन विथ स्मॉल डी, स्मॉल ए कैन कंबाइन विथ कैपिटल डी, स्मॉल ए कैन कंबाइन विथ स्मॉल डी। जब भी तो चार अपन ने 2 की पावर 2 बनाया था। आप इमेजिन करो, छोड़, ये बी है, इस बी को मैं अगर यहां ले लूं, आज ये डिफरेंट क्रोमोसोम, आज सोचो वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, इसका मतलब ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जीन्स प्रेजेंट, सीड शेप की जीन और सीड कलर की जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर है, तभी तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये अब इस बार समझेंगे अपन ने तो सिर्फ, मैंने पहले सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया कि आप 2 की पावर n लगा के गेमीट बना सकते हो, बट एक्चुअल उसका मतलब क्या है वो अब आएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सारे कॉम्बिनेशन तब पॉसिबल है जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। लेकिन अगर इसको मैं सेम क्रोमोसोम पे ले आता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो हम देखेंगे। तो ये लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। और तीसरा चीज आपको ध्यान में यहां पे रखनी है एक पॉइंट, कि ये जो लिंकेज है ये या तो कंप्लीट लिंकेज होगा, जो कि रेयर होता है, हम पढ़ेंगे कंप्लीट लिंकेज सिर्फ मेल ड्रोसोफिला में मिलता है, और ज्यादातर केसेस हमारे पास किसके होंगे, इनकंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, देयर विल बी, सिर्फ यार अभी ध्यान रखनी है क्या मतलब है, अभी मैं समझाऊंगा इसको। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या नहीं होगा, नो रिकॉम्बिनेशन, क्यों नहीं वो हम देखेंगे। और इसमें सम रिकॉम्बिनेशन, ये लिख लो एक बार, फिर अपन इसको वापस समझेंगे। लिख लिया, डन। अब ध्यान से समझना पहले, फिर हम लिखेंगे आराम से। वापस मैं वही कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में किया था, ताकि अब अपन तीनों, ये मैंने 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना दिए। यहां पर जीन ले ली मैंने ए, स्मॉल ए, बी, स्मॉल बी, सी, स्मॉल सी, डी,
स्मॉल डी, ई, स्मॉल ई। ठीक है, 5 ले ली। अब ए और डी क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कोई लिंक्ड नहीं है। ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड है, और डी या ई ले लूं या ए और सी ले लूं, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब 1 मिनट, इसका मतलब अब जब हम समझेंगे इस पूरे सिस्टम को, तो मेरे पास 3 गिवन ऑप्शंस हैं। 3 गिवन ऑप्शंस क्या हैं? या तो देयर इज नो लिंकेज, या कंप्लीट लिंकेज, या इनकम्प्लीट लिंकेज। नो लिंकेज का मतलब मैं ए और डी ले सकता हूं, ए और ई ले सकता हूं, बी और डी ले सकता हूं, सी और ई ले सकता हूं, क्योंकि ये जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं, नो लिंकेज है, तो ए और डी ले। तो मुझे ये पता है अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो हमें मालूम है इसका मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सही बात। हमें यह मालूम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड, और इसका मतलब 9:3:3:1 का रेशियो भी वैलिड। सही। अब मैंने जीन्स कौन सी लेनी? ए और डी, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लेता हूं। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल डी इंटू स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल डी। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं। इसमें कौन से गैमीट्स बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल डी, यहां पर स्मॉल ए स्मॉल डी, और ये F1 जेनरेशन आ गई। अब अपन ने इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया था कि सर इसमें कितने हाइब्रिड है? 2, और कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? 4। बिल्कुल सही, 4 कैपिटल ए कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल डी। क्या मतलब हुआ इसका? ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल डी, चारों संभावनाएं हैं। अब नई चीज, क्योंकि अब अपन लिंकेज से रिलेट करेंगे, इसमें ये दोनों कैपिटल ए कैपिटल डी, स्मॉल डी पेरेंटल जैसे हैं, तो इनको मैंने नाम दे दिया पेरेंटल टाइप्स, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल डी वाला गेमीट स्मॉल डी वाला गेमीट पेरेंटल गेमीट जैसा है, ये पेरेंटल टाइप है। और इनको हमने कह दिया ये पेरेंट जैसे नहीं है, तो ये हमारे पास हो गए नॉन पेरेंटल टाइप्स। इसको रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नए बने हैं। तो नॉन पेरेंटल टाइप्स, या इसको मैंने रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कह दिया। सही बात। अब एक नई चीज आई, यहां जगह नहीं, मैं आगे ले रहा हूं। नई चीज आती है हमारे पास जिसे मैं यूज करता हूं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, RF। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं अपॉन पेरेंटल प्लस रिकॉम्बिनेंट्स इंटू 100। R मतलब रिकॉम्बिनेंट्स, P मतलब पेरेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स। इसमें कितने रिकॉम्बिनेंट्स हैं? 2, और टोटल कितने टाइप्स हैं? 4। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ नो लिंकेज इज 50%। इसका मतलब अब जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 जीन्स दे रखी हो
और आपको यह आइडेंटिफाई करना हो कि यार ये जीन्स लिंक्ड हैं या नहीं है तो छोड़ो, नहीं है तो दो तरीकों से पता कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई वेदर टू जीन्स आर नॉट लिंक्ड? शाबाश, दो चीजें। पहला तो लिखा होगा, अगर क्वेश्चन लिखा है टू जीन्स ए एंड बी आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, आपको मालूम चल गया अलग अलग क्रोमोसोम पे नो लिंकेज। और अगर यह लिखा है टू जीन्स ए एंड बी शो 50% रिकॉम्बिनेशन, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज नहीं है। पक्का? यह तो बात हुई नो लिंकेज। अब किसकी बात करेंगे? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज हमको मिलती है मेल ड्रोसोफिला, रेयर है सिर्फ मेल ड्रोसोफिला। कंप्लीट लिंकेज का मतलब इंडिपेंडेंट, अब मैं लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वैलिड या नॉट वैलिड? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट वैलिड। तो 9:3:3:1 का रेशियो इज ऑल्सो नॉट वैलिड। और हमें पता है कंप्लीट लिंकेज का मतलब अब यहां पर कोई रिकॉम्बिनेशन, चिपकी हुई जीन से तो है ही नहीं। क्या एग्जाम्पल है यहां पर? ए और बी। तो अब मैंने कंप्लीट लिंकेज के लिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां पर गैमीट आया कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पर आया स्मॉल ए स्मॉल बी। अब अगर दोनों जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं, शफल रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं। मतलब पहले तो यह समझो, ये दोनों साथ रहेंगी, ये दोनों साथ रहेंगी, ये क्रॉस ओवर होगा ही नहीं। मैंने आपसे कहा जब चिपके हुए हैं तो ये शफल कर नहीं सकते। तो अगर जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो कोई क्रॉस ओवर, कोई रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं। कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ रहेगा। इसका मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी साथ, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ, केवल क्या बन रहे हैं? पेरेंटल टाइप्स। ओनली पेरेंटल टाइप्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे भी याद रख लो भाई, जब रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो नए टाइप्स, नए रिकॉम्बिनेंट्स, नए नॉन पेरेंटल टाइप्स बनेंगे ही नहीं, सिर्फ क्या बनेंगे? पेरेंटल टाइप्स। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसलिए इस पे कोई सवाल बनाएगा भी नहीं। कंप्लीट लिंकेज पे रेयरली सवाल आएगा। उसको आपको पता है कंप्लीट लिंकेज का मतलब चिपकी हुई है, कोई रिकॉम्बिनेशन है ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 है, और सिर्फ यू के यू, जैसे पेरेंटल टाइप्स थे वैसे के वैसे आएंगे, नए टाइप्स नहीं आएंगे। सवाल अगर लिंकेज पे जनरली जो आता है, और जो आपको केस स्टडीज एनसीईआरटी में दे भी रखी है, वो किस पर है? इनकंप्लीट। अब इनकंप्लीट लिंकेज में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट, भाई लिंकेज तो है ही है, तो जीन्स तो सेम क्रोमोसोम पर है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड है नहीं। और 9:3:3:1 भी रेशियो वैलिड नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा। आप बी और सी ले सकते हो, ए और सी ले सकते हो, डी और ई ले, क्या लेना है? डी और ई लेते। तो कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई इंटू स्मॉल डी स्मॉल ई लिया। यहां पर कैपिटल डी कैपिटल ई आया, स्मॉल डी स्मॉल ई आया। अब क्या होगा?
बनेंगे तो चारों टाइप के गैमीट्स। शाबाश। बनेंगे तो चारों, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल डी, स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई, बनेंगे तो चारों। कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल डी, स्मॉल ई, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल डी, कैपिटल ई, बने तो चारों। तो सर चारों टाइप के गैमीट्स तो यहां पर भी बन रहे थे, यहां पर बराबर बन रहे थे, यहां पर ये भी 50% थे, ये भी 50% थे, यहां पर ये कम थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन है तो ये थोड़े से बनेंगे, और ज्यादा क्या बनेंगे, मतलब पेरेंटल टाइप्स विल बी ग्रेटर देन recombinant types, मतलब they will be greater than 50%, they will be less than 50%। तो इधर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 0 और 50 के बीच में, 0 से ज्यादा रहेगी और 50 से कम। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू 50 तो होती है नो, पर 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50%। हाँ, ये रहा ना 50 आया ना यार, इसमें नो लिंकेज। ये यहां पर जगह, जब नो लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% है। जब कंप्लीट लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0% है, और जब इनकंप्लीट लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इट वुड बी लेस देन 50%। ये पूरा पिक्चर क्लियर है, ये लिख लो, फिर अब इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे कैसे। तो आप शुरुआत, मतलब हाँ, कंप्लीट लिंकेज में 0 ही तो है बेटा, तो फिर इनकम्प्लीट क्यों कहोगे उसको, फिर कंप्लीट ही कहोगे ना यार। सर मैंने रेड पहना है, मैं इसको येलो कह सकता हूं क्या, क्यों कहूंगा जब रेड ही है तो। इसको बना लो पहले ए बी, उसके बेसिस पे अपन ने वो किया है। हाँ, ये दोनों भी कंप्लीट हैं अगर हो सकते हैं। मैं आज बिल्कुल सही, मैं ए बी एच तीनों कंप्लीटली लिंक भी हो सकते हैं, बट अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही सीमित है। ये ट्राई हाइब्रिड हो गया ना, 3 जीन्स लिंक्ड है, 4 भी होती है, 5 भी हो सकती है बहुत। एक्स क्रोमोसोम पे 2000 से ज्यादा जीन्स हैं, तो उसमें से 50-60 जीन्स एक साथ कंप्लीटली लिंक्ड होती है ना, तो होती है वो। ये तो हाइपोथेटिकल, मतलब वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, नहीं तो सी तो दूर है ना बेटा, गैप मैंने इसलिए तो मैंने ये देखो, ये इतना डिस्टेंस बनाया ना इन दोनों के बीच में। हाँ, यहां पे देखो ना, इधर डिस्टेंस।
आगे करूं? अब आप ये बना, होमोलोग क्रोमोसोम्स के बीच में डिस्टेंस कैसे ज्यादा होता है? नहीं, दो क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो तो डिफरेंट में डिस्टेंस वैलिड एप्लीकेबल ही नहीं है। एक बेंच, आज ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम है, ये दोनों भी डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो गए तो उसमें डिस्टेंस कहां मैटर करेगा? डिफरेंट हो गया वो तो। सेम क्रोमोसोम पर डिस्टेंस मैटर कर रहा है। आज मैंने, ये मेरा हाथ है, इस पे दो उंगलियों के बीच का डिस्टेंस मैटर कर रहा है। इस हाथ और इस हाथ में कोई फर्क नहीं, डिफरेंट हो गए। जब क्रोमोसोम डिफरेंट हो गए तो डिस्टेंस कैसे मैटर करेगा? तो जीन्स है ना बेटा, ए और डी आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, उसका डिस्टेंस नहीं मैटर करेगा। फिर डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट हो गया, खत्म। फिर डिस्टेंस क्यों देखना? हाँ, ज्यादा कैसे बनेगा आप ये देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब। यही तो है, आपको कैसे पता चलेगा, ये पता करना पड़ेगा। आधा लिखा होगा अभी तक तो। प्रशांत जी कहाँ गए हुए 2 दिन से? नहीं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग चीज है ना बेटा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो उन क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को चिपका रही है भाई। साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। लेकिन रिकॉम्बिनेशन अगर कंप्लीटली लिंक्ड है तो नहीं हो पाएगा। वो कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने नहीं लिखा है वो काम की नहीं है। वो तो अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है, वो ठीक है, वो तो वही जियोग्राफी है, इसलिए नहीं आएगा। जो अपने नोट में नहीं लिखा ना, वो जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि वो एलिमेंट उसमें नीचे लिखा हुआ है अर्थ का क्रस्ट है, और वो भी डेटा वेरिएबल, मतलब चेंज, तो इसलिए वो वैलिड नहीं है।
डन डन न, बाकी है पीछे। अब आपका ये पंखा का काम कर रहा है मेरे ख्याल से, एसी तो गया ही है। ले लो आगे, नहीं क्या हुआ? ओ हो, क्षेत्रफल का फर्क पड़ गया। राखी कब की है? 11 की है, 12 की है? 11 की है। 11 से 15 छुट्टियां हैं आपकी। अरे मतलब सैटरडे संडे बीच में। 11 की राखी है, 14 का संडे है, 15 जय हिंद है, मतलब 15 अगस्त जय हिंद है, 14 ही संडे। ले लूं आगे अब? नहीं लूं? बताओ ना, यहाँ से आऊंगा आराम। हाँ मतलब एक ही क्रोमोसोम पे ले रहे हो, अलग पे ले रहे हो? अलग क्रोमोसोम पे क्रॉसिंग और होती नहीं। अच्छा, ये अच्छा वैलिड क्वेश्चन है इनका बहुत। ये और ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आप सोचो गैमीट बनेगा, तो गैमीट में ये जब गैमीट बनेगा तो ये क्रोमोसोम इसके साथ भी आ सकता है, ये क्रोमोसोम इसके साथ भी आ सकता है। तो इसलिए तो कैपिटल ए कैपिटल डी का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल डी का भी बन सकता है। ये क्रोमोसोम इसके साथ भी आ सकता है, स्मॉल ए कैपिटल डी, और ये क्रोमोसोम इसके साथ भी आ सकता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर ये है, ये है सेम क्रोमोसोम पर क्रॉसिंग ओवर है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। समझ आए? क्वेश्चन अच्छा है आपका, बट क्लियर है सिस्टम। जब डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आगे ये आगे नहीं, अभी भी नहीं। मान जाएगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही बनेगा। बनता है ऐसा। फिल्म है हमको सारे याद है, मतलब सारी, और डायलॉग सीन सार, मतलब जितनी फिल्में बनी है ना आज तक, मतलब आफ्टर 90s जितनी फिल्में बनी हैं, मैं बॉलीवुड छोड़ो, तमिल हो गया, तेलुगु, मतलब कन्नड़ वन्नड़ थोड़ा छोड़ दो, बाकी इंग्लिश, बॉलीवुड, डैनिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जिसके इंग्लिश सबटाइटल्स अगर अवेलेबल हैं वो देखिए मैंने। वेरोनिका कौन सी वाली? वेरोनिका 3 फिल्में आई हुई है। हाँ मतलब 2 तो हॉरर है। नहीं, वेब सीरीज नहीं देखता मैं, वेब सीरीज नहीं देखता, क्योंकि वेब सीरीज इज लाइक, वेब सीरीज मैंने 2 ही देखी है, ब्रेकिंग बैड, और ब्रेकिंग बैड से अच्छा वेब सीरीज कभी बनी नहीं सकती, और गेम ऑफ थ्रोन्स। पर ब्रेकिंग बैड इज लाइक एपिक। 5 फीट अपार्ट सीरीज है। 5 फीट अपार्ट कौन सी है यार? लेकिन उसका IMDb रेटिंग 3 और 4 होगी उसकी। आगे कर रहा हूं अब। हाँ क्या क्या क्या? नहीं, ये नफरत है, नफरत है। वो कौन, एक तो 2-3 है उनके, एक तो बहुआ कौन है, एक वो इडियट है। हाँ, एक वो तिवारी, क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी है। अरे यार वाहियात है यार, यो
शॉकिंगली बैड है वो। ये लिखना है। सर आपको समझ आ रहा है? बाउंसर जा रहा है तो पक्का तो बीच में कर रखा है। अरे गुड। स्कूल कौन सी थी? दोनों साथ में थे? अच्छा अच्छा। उदयपुर मौसम मस्त होगा यार अभी। कब लेके चल रहे हैं? अब 11 से 15 आ जाऊँ मैं। अच्छा आप तो अपन जाए नहीं उदयपुर। चलो डन। लिख लिया हुआ ये तो। अब आओ क्वेश्चन करते हैं तब पता आएगा। मतलब पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, मतलब एक नोट लिख लेंगे। टू जीन्स आर कॉल्ड अनलिंक्ड। टू जीन्स आर कॉल्ड अनलिंक्ड कब? इफ पहला पॉइंट, इफ पहला दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, if they are present on different chromosomes, or second, if the recombination frequency between them is 50%. The recombination frequency between them is 50%. ठीक है, तो ये दब जीन्स लिंक्ड नहीं होंगी। चलो इज 50%। ठीक है, अब आओ एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में, वो ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट है। तो उसको मैंने क्या किया, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मैंने दो क्रॉस में डिवाइड कर दिया, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए भी एक डायहाइब्रिड क्रॉस था, और डायहाइब्रिड क्रॉस, उस डायहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 जेनरेशन आई उसमें पेरेंटल टाइप्स है 98.2% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं 1.8%। और सेकेंड क्रॉस जो भी एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, इस डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जेनरेशन में पेरेंटल टाइप्स 62.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 37.3%। दो क्रॉस है, दोनों क्रॉस एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैंने आपको बता दिया F2 जेनरेशन में पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ये हैं, और क्रॉस बी के F2 जेनरेशन में पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ये हैं। सवाल यह है दोनों में से किस केस में लिंकेज है? शाबाश। कैसे पता लगाया लिंकेज है? पहले कैसे पता लगाया लिंकेज है? पेरेंटल टाइप 50 से ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट 50 से कम। क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा, तो यहां पर दोनों केसेस में पेरेंटल टाइप ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कम है, दोनों में लिंकेज है। ज्यादा या स्ट्रॉन्ग लिंकेज किस में है? ए में। दोनों इनकम्प्लीटली लिंक्ड है क्योंकि दोनों में रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन ज्यादा लिंकेज ए में है,
बी में कम है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से आप एक और सिस्टम बना सकते हो लिंकेज को लेकर। लिंकेज हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना ज्यादा लिंकेज है उतना ज्यादा पेरेंटल टाइप आएगा, या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रिकॉम्बिनेंट टाइप। पहले ये क्वेश्चन एक मिनट लिख लो यहां पर आंसर आ गया कि तो लिंकेज दोनों में है, लेकिन क्रॉस ए में लिंकेज ज्यादा, क्रॉस बी में लिंकेज कम। इस पे क्वेश्चंस कर, मतलब ये अपन ने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा, अभी से क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस पे। इसके बाद मतलब फिर अब वो जो सेक्स अभी मतलब अभी शुरुआत हुई है। आगे करूं? मतलब नेक्स्ट वाला लिख लो, लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेरेंटल टाइप से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेंट टाइप। मेरे पास दोनों थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था। मैंने 11th में बायो मैथ्स लिया। बायो मैथ्स लिया क्योंकि मेरे को ऐसे हिंदी से डर था। तो और मेरे को ऐसे मतलब ऐसा कोई मेरे को कोई बायोलॉजी या मैथ्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इन द सेंस कि मेरे को ऐसा बस लॉजिकल मतलब एक एक पैटर्न होना चाहिए। हिंदी मेरे को डर था, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिया। खेलना मेरे को क्रिकेट था। है नहीं, उस समय था नहीं हमारे पास ऑप्शन। सीबीएसई में उस समय फिजिकल, मतलब अब फिजिकल होता तो वैसे ही मैं तो क्रिकेट खेलने के लिए, हाँ तो मेरे को क्रिकेट ही खेलना था। मैं तो गलती मतलब मैं 11th और 12th मतलब बड़ी वैसे दुख बड़ी कहानी है जी मेरे, मतलब ऐसा अब रिग्रेट नहीं है लेकिन था। तो क्रिकेट खेलना था मुझे, तो मैं मतलब 10th में क्या 11th में हिंदी मुझे नहीं लेनी थी, तो मैंने बायो और मैथ्स लिया। बट क्रिकेट खेलता था मैं। और क्रिकेट मतलब मैं 2000 जब आपको मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का जो अंडर 19 जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसका जो प्रोबेबल्स थे, तो जब स्टेट वाइज होते थे मतलब वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, तो उसमें वेस्ट जोन के प्रोबेबल्स में मेरा नाम था। प्रोबेबल्स मतलब हर एक जोन से 15 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं और उसमें से फिर इंडियन अंडर 19 की टीम सेलेक्ट होती है। तो मैंने तो क्रिकेट मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडीज, तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो 10th में मैं खेला स्टेट लेवल पे, 11th में मैं स्टेट नेशनल दोनों खेला। तो इस तरह से 12th में मतलब मेरा वेस्ट जोन में सिलेक्शन हो गया था, मतलब वेस्ट जोन प्रोबेबल्स में, और उसमें से कोई 5 प्लेयर सेलेक्ट होते, हर चारों जोन से 5-5 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, 20 की बनती है, और उसमें से फाइनल फिर 15 होते हैं और फिर रिप्रेजेंट करते हैं 11, वो इस तरह से। तो उस वेस्ट जोन में मतलब जब हमने परफॉर्म भी किया था, तो मैं अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था उसमें। तो वेस्ट जोन में हमको उस समय चंदू बोर्डे, अब तो नहीं, चंदू बोर्डे इंडियन बीसीसीआई के सिलेक्टेड थे। तो
उस समय जब हम वेजोन खेले थे वहां पर था ये सवाई माधोपुर में जब चल रहा था, तो उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी, यू विल समडे प्ले विद द इंडियन क्रिकेट टीम। चंदू बोडे ने मुझे बोला था उस समय, क्योंकि उस समय मैंने कुछ 71 या 72 रन मारे थे और 3 विकेट लिए थे, और ऑलराउंडर्स का इशू था इंडिया को, उस समय ऑलराउंडर्स का सर्च हो रहा था। तो हम आ गए, उस समय सेल फोन नहीं होते थे, दिस इज 2001 2002 की बात है, सेल फोन नहीं होते थे, तो कोई भी आपको लेटर आता था तो वो चिट्ठी आती थी। तो उन्होंने कहा कॉल लेटर आता है आपके पास। 2001-2002 में राजस्थान में पोस्टल डिलेज थे, हड़ताल नहीं थी, डिलेज थे। मतलब पोस्ट आ रहा है लेकिन वो डीओ के ऑफिस पड़ा रहता है, और हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, पोस्टल हड़ताल भी नहीं थी, क्योंकि हड़ताल होती तो हमको पता होता। पोस्टल डिलेज थे। अब ये बात है दिसंबर जान की, मतलब हम नवंबर में खेल के आए थे, और मार्च में आपको टीम सेलेक्ट होनी थी, और अप्रैल मई में वर्ल्ड कप था। तो नवंबर दिसंबर में हम स्कूल से आए, तो स्कूल वाले भी बहुत खुश थे कि ये तो इंडिया खेलेगा और ये है प्रोबेबल्स में जा रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे बोर्ड को चिट्ठी भी लिख दी, सीबीएसई अजमेर, कि भाई मैं प्रोबेबल्स में जाऊंगा और मार्च में मैं बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो खेलने जा रहा हूं, तो आप मेरा एग्जाम अलग से मई में लेना। स्कूल से गया लेटर हो, मैंने नहीं लिखा, स्कूल ने लेटर लिखा कि ही विल नॉट बी एबल टू आंसर, सीबीएसई से भेज दिया, सीबीएसई का रिप्लाई भी आ गया, ओके जब आपका कॉल लेटर आए तो आप हमको कॉल लेटर भेज देना, आपका एग्जाम हम अलग से मई में कर लेंगे। पूरे कॉलोनी में चौड़ा होकर घूमता था मैं दिसंबर जैन में, वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा मेरे को स्कूल में। और कहाँ आ गए आप, क्यों आ रहे प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे 50 लोग आ गए बोलिंग करने मेरे को, यार सर आप करो प्रैक्टिस करो, इंडिया घर पे मम्मी पापा फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ जा रहा है इंडिया खेलेगा, ये इंडिया ही खेलेगा, ये प्रोबेबल्स की बात हो रही थी सब घर में आए, जब मैं भी चौड़ा हो गया उस समय। हाँ मैं भी, एक दिन में नहीं, ऐसा ये चला महीना भर। दिसंबर में आई वाज लाइक किंग, मैंने कहा मतलब जबरदस्त, जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, और इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, वो फोटो खिंचा रहा है, वो कर रहा है, और कब खेल रहा है, कब जा रहा है, मैंने कहा ये और ये वो। अब दिसंबर, अरे यार उस समय डिजिटल कैमरा नहीं, कुछ तो था यार, ऐसा था, मतलब बढ़िया माहौल था मेरा महीना भर। फिर क्या हुआ दिसंबर, अब ये एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर जैन में आ जाएगा कॉल लेटर, क्योंकि फरवरी में तो कैंप था। तो दिसंबर निकल गया पूरा, अब साला 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी, मैंने कहा साला जनवरी मतलब अब 3-4 जनवरी हो रही है, फरवरी में मतलब कैंप है। तो हमको लगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। करीब 10 या 15 जनवरी के आसपास मेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं, जरा भाई न्यूज़पेपर में एक कटिंग, मतलब न्यूज़पेपर कटिंग आती थी, संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की है सारे जोन्स के संभावित में, और उसमें मेरा नाम ही नहीं। मतलब संभावित सूची का मतलब है कैंप हो गया, कैंप 7 दिन का कैंप था, उसके बाद उन्होंने ऐसे 20 लोगों को सिलेक्ट किया। मैंने कहा तो कैंप लग गया, और ये तो न्यूज़पेपर में आया नई दिल्ली में कैंप लगा, और 20 दिनों का संभावित सूची में नाम है। तो ये तो बड़ा वो नहीं है, हम तो इधर उधर घूमे, फिर डीओ के ऑफिस गए, तो डीओ के ऑफिस में पता चला दिसंबर में मेरा कॉल लेटर आ रखा, लेकिन पोस्टल डिलेज के कारण वो डीओ के ऑफिस में, और कोई है वहां पे, आपको पड़ी नहीं, वहां पे तो दुनिया के हर कोने से, भारत के हर कोने से बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्लेयर्स नहीं आए, आपने रिपोर्ट नहीं किया। अरे वापस मतलब वो दैट वाज, मतलब वो था, मैंने कहा मतलब करना क्या। तो दैट वाज द टाइम व्हेन माय डैड सेड समथिंग व्हिच वाज लाइक, वो मेरे को बहुत इंपैक्ट कर गया। मतलब उस समय और कुछ होता ना तो शायद पता नहीं लाइफ कैसा टर्न लेती, बट उस समय यह था कि मेरे को कुछ नहीं आता था। आप समझ रहे हो, मैं अक्टूबर से तो बाहर खेल रहा हूं, 12th सीबीएसई बोर्ड, अक्टूबर ना, किताब तो खोली नहीं, मतलब मैंने, ठीक है जुलाई अगस्त में खोली होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन मैंने किताब ही नहीं खोली। मैं रहता भी नहीं था जोधपुर में, कभी यहाँ टूर्नामेंट है कभी वहाँ टूर्नामेंट है, क्योंकि हमको ये था कि क्या है अब तो खेलना ही है। तो मेरे पिताजी मेरे को आके बोलते हैं, और मतलब समझ कि अब एक काम कर, क्रिकेट तो तू खेल नहीं पाएगा, अब वापस आपको स्टैट्स चालू करना पड़ता है। मतलब फिर आपको वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद नेशनल है, नेशनल के बाद जोन है, जोन, मतलब वो बड़ा 2 साल का प्रोसीजर है पूरा। और वहां पर आने के बाद आपको जब आप कॉल, फिर आप वापस, फिर वो, क्योंकि फिर आपकी जूनियर्स आ जाते हैं, और फिर मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पर, और उस समय आईपीएल होते नहीं थे, तो बाद में चालू है। नहीं तो अपन आपके पास यार, आपके पास एक ट्रैक है कि भाई यहाँ नहीं है, तो आपके पास एक पैरेलल टीम है जो आपको ले लेगी और काम चल जाएगा उस समय। और राजस्थान की रणजी ट्रॉफी की टीम बहुत खराब, कभी नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है,
क्योंकि राजस्थान के प्लेयर, सारे प्लेयर्स दूसरे स्टेट में आके खेलते थे, तो मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे उस समय क्रिकेट के, कि आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो मेरे पिताजी आके मुझे बोलते हैं, तो एक काम कर, अब एग्जाम तो तेरे को मार्च में देना है, तो एक काम, नहीं कहां से मैं, अब कौन सा कॉल लेटर मेरे पास, अब मेरे पास कोई कॉल लेटर नहीं सर, आपको सीबीएसई कौन, आप चुपचाप मार्च में एग्जाम दो, कौन सा कॉल लेटर, कौन सी सूची, कुछ नहीं, एग्जाम दो। तो मेरे पिताजी मुझे आके बोलते हैं, तो एक काम कर, पेपर दे और फेल हो जा। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, कि तो पास तो ही नहीं सकता। लॉजिक बिल्कुल मतलब परफेक्ट एग्जांपल है ना, ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा बेटे तो तू बॉय करेगा, तू एग्जाम, ये नहीं कि एग्जाम छोड़ दे पढ़ाई, तू एग्जाम दे और फेल हो जा, वी ऑल आर प्रिपेयर्ड। वो साला चुप गई, मतलब फेल कैसे कह दिया यार। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब अब अगर वो बोलते ना, नहीं नहीं आप तू कुछ एक तो मतलब मेहनत कर और पढ़ और लग जाओ, दिन रात लग जाओ और पढ़ाई करनी है और ये कर, तो शायद पता नहीं, मुझे लगता है उस समय इतना विजडम नहीं होता यार। अभी मतलब व्हेन यू आर 16 17, जब मैं कह रहा हूं आप लोगों के पास नॉलेज भले ही है, लेकिन इतना विजडम नहीं आया है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इंपैक्ट पढ़ना चाहिए क्या इंपैक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय मेरे को ये बोल देते ना कि तू पढ़ और कुछ नहीं है तेरे पास, तो मैं नहीं पढ़ता और मैं कुछ भी नहीं करता। उन्होंने बोला फेल हो जाओ, फेल इज लाइक अ बिग थिंग यार, मतलब बोर्ड एग्जाम में मतलब फेल हो जा। तो ऐसे जब मुझे लगा, जब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैं, और ये मैं आपको ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, और ये जरूरी है। उस समय जिसमें आप दुख रहे हो, या उस समय आपको लग रहा है दुनिया खत्म हो रही है, या उस समय लग रहा है कि यार मेरे साथ ही सब खराब होता है, अब आप रियलाइज करते हो कि यार उस पर हंस भी सकते हो आप समझ रहे हो। इसलिए मैंने कहा था कैरेक्टर ड्रिवन चीजें रहती हैं, कुछ मतलब कोई एकेडमिक कोई मैटर कुछ नहीं करता। मैंने 12वीं का एग्जाम दिया, मैं आपको बता रहा हूं, अब एग्जाम आने से मैंने 12वीं का एग्जाम दिया, अब मेरे 84.2 समथिंग परसेंटेज बने 12th में। अब सुनो तो सही, हाँ भी हमासी आपको आएगी। मैं फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता था। मैं 63 नंबर का अटेम्प्ट करके आया फिजिक्स, 70 नंबर का पेपर था फिजिक्स का, 63 नंबर का मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब 7 नंबर का मैं छोड़ के आया, मेरे 65 नंबर आए फिजिक्स में। आप समझ रहे हो, मैं आप नहीं समझ रहे, इसकी ग्रेविटी नहीं समझ रहे। मैंने पेपर 63 नंबर का किया, 7 नंबर का मैं पेपर छोड़ के आया, और जो मैं करके आया वो सारा सही करके आऊंगा नहीं ना, मतलब 50-55 नंबर आ जाएंगे, मैंने तो की थी, मेरे 65 नंबर आए यार। इसका मतलब द पॉइंट इज नोबडी केयर्स व्हाट योर स्कोर इज। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम उन मार्क्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आने ही नहीं चाहिए। मेरे को उस समय लगा, अब अकल, मैंने कहा साला मैं 63 नंबर का तो पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं, मेरे 65 कैसे आ सकते हैं, आए। अरे मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे। जो बेचारा 65 करके आया होगा उसके 40 भी आए होंगे। आप सिर्फ रोल नंबर हो किसी के लिए भी, मेरा नाम तो किसी का नाम बोर्ड में नाम जाता है क्या, सिर्फ रोल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिस सक्सेस को, जिस नंबरों को, इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने इसलिए उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ क्या मतलब, ये नंबर्स आर इररिलेवेंट, और ये अभी नहीं कभी भी नहीं मैटर करेंगे। 10वीं में आता है आदमी, 10वीं बोर्ड 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 करता है, 11वीं में भूल जाता है 10वीं में कितने नंबर थे, और 11वीं इंपॉर्टेंट है, बेस है, फाउंडेशन है। 12वीं में आता है 11वीं भूल जाता है। आप समझ रहे हो, हम उस चीज के पीछे पड़े, हम उस चीज को ध्यान दे रहे हैं, हम उस चीज पे इतना दुखी, या सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, या लाइफ पे क्वेश्चन मार्क मार रहे हैं, जो मैटर भी नहीं करना है आपके लिए। मैटर आपको करना है कि आपने कितना जल्दी रियलाइज कर लिया कि आपको लाइफ में क्या करना है। उस समय मैंने कहा यार चलो अब क्रिकेट तो नहीं, अब क्या करेंगे, बायो मैथ दोनों था, मैंने कहा फिर पता स्टडी वडी का, मैंने कहा बायोटेक अच्छा ऑप्शन है, नया नया है सुना है, तो दिल्ली भेज दिया। मैं चला गया बीटेक करने, मेरे पास मैथ्स थी इसलिए बीटेक मिल गया एडमिशन। बायोटेक किया, बायोटेक में मजा आया, मैंने कहा तो बढ़िया चीज है, तो बहुत बढ़िया चीज है यार, बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है, जेनेटिक। हमको फर्स्ट ईयर और टीचर्स भी अच्छे मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, मतलब रिसर्च कर रहे थे, बहुत बड़े हेल्पफुल थे, तो उधर बहुत मजा आया, उसमें भी सीखने को मिला। फिर बायोकॉन में नौकरी लगी, बीटेक एमटेक किया, तो बायोकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो वैक्सीन डेवलपमेंट में ऐसे हम 4 जनों को हुआ अच्छा पैकेज, उसमें मतलब हाथ में करीब 50-60 हज़ार रुपये आते थे। 2006-7 की बात है, 2007 की बात होगी,
हाँ 2007। तो अच्छा था पैकेज, मतलब था बढ़िया, लेकिन वहां पे बॉन्ड होता था कि भाई पहले 4 महीने आपको सिर्फ 50% सैलरी मिलेगी, 50% आपकी कटेगी, वो आपको ट्रेनिंग या साल भर कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। वो वैक्सीन में गया, 3 महीने काम किया, मेरा तो मन ही नहीं लगा। और लैब में चले जाओ सुबह सुबह कोट पहन के, वो वैक्सीन डेवलपमेंट में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो, ये पता लगाओ कौन सी वैक्सीन वायबल है कौन सी नहीं है, और एक प्रोसीजर दे दिया आपको। और प्रोसीजर में स्टेप्स लिखे हुए थे, और आपको जाके वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप टाइम करना था। तो मैंने कहा मैम, इस मतलब हमारा जो सुपीरियर थे मैम, मैंने कहा मैम ये स्टेप 4, 5, 6 बार बार क्यों करना है, इसको हटाकर अपन इसको एक चीज कर सकते हैं। नो 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 नो, डोंट क्वेश्चन अस। अरे मैंने कहा व्हाट क्वेश्चन अस, दिस इज नॉट राइट, वी कैन सेव टाइम, एंड वी कैन बी मोर एफिशिएंट। नहीं 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 नहीं, इसको आप ऊपर भेजना पड़ेगा, अप्रूवल आएगा। मैंने ऐसी तैसी अप्रूवल की, ऐसे कौन काम करेगा। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने काम किया। फ्राइडे को मैंने फ्लाइट पकड़ी, बैंगलोर में था मैं, आ गया जोधपुर। खुश घर वाले, मम्मी पापा, मतलब मम्मी बहुत खुश, पापा ठीक खुश होते नहीं होते, चलता है। मम्मी बहुत खुश, और आ गया, छुट्टी लेकर आ गया, बीच में आ गया एकदम। बताया नहीं मैंने कि मैं छोड़ के आया हूँ नौकरी, छोड़ के नौकरी। पैसे भी मेरे वहाँ पे अटके हुए, 40-50 हज़ार रुपये बने थे 2-2.5 महीने के, बाकी तो कट गए सारे। सैटरडे हुआ, संडे हुआ, खिलाया पिलाया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बैठा। थर्सडे को पिताजी मम्मी से पूछते हैं, इससे पूछिए वापस कब जाएगा। सीधा मुझे पूछ नहीं सकते, तो इससे पूछा जाएगा। तो आई मम्मी जी की भाई क्या करना, मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जा रहा। तो मम्मी बोले ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो। पिताजी आए वापस, क्या करना है, मैंने कहा पता नहीं। एंड आई वाज नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता, मेरे को नौकरी नहीं करनी थी, मेरे को 9 to 5 वो वाला नहीं करना था काम, जो जिसमें मेरे को पता है कि कुछ गलत हो रहा है और जिसमें मुझे पता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, बट नहीं करना था मेरे को, कोई बताए। फिर क्या करेंगे, मैंने पता नहीं क्या करेंगे। हफ्ता भर 10 दिन ऐसे बैठे रहे घर पे, कुछ नहीं था करने के लिए, ऐसा भी नहीं था कोई कुछ। फिर ऐसे था बायोटेक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम अभी भी नहीं पता लोगों को होता है, और अभी तक भी लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि IITs, एम्स, JNU नेहरू यूनिवर्सिटी, IISc, सारे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। जनरली ये सारे एग्जाम्स PG के लिए होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और यहां पर बिल्कुल नो हाउ नहीं था, मतलब जोधपुर में। तो हमने कहा चलो इसकी कोचिंग पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाने लगा तो बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज है यार, ये तो मेरे को आता है। मतलब आई मे नॉट बी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मेरे में ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन मेरे को पता था इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप समझ रहे हो, मतलब मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं कि 10वीं 11वीं में आप 12वीं में होते हो तो आपको एक चीज था, मुझे लगता था कि यार क्रिकेट के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। देयर वाज दिस टाइम जब मुझे लगता था कि यार क्रिकेट के अलावा कोई दुनिया भी है क्या, मतलब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। और अब मैं हंसी आती है उस चीज पे, और अब मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं बेस्ट हूं। मतलब जो अभी मैं कर रहा हूं वो मैं कभी नहीं करना चाहता था। जो मैं अभी कर रहा हूं मैं कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता। डीप है थोड़ा सा, लिखा नहीं है, इसका मतलब है जब भी कुछ भी करो, कुछ भी एफर्ट डाल रहे हो, कैरेक्टर को स्ट्रांग रखो, ठीक है ना। रिजल्ट मैटर नहीं करता कभी भी, मैं बताता हूं रिजल्ट सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। निकल जाओगे या नहीं, एंट्रेंस क्लियर कर लोगे नहीं कर लोगे, मैंने इसलिए कहा था नहीं करोगे ज्यादा सुखी रहे हुए। हाँ, क्योंकि बहुत लोग इनहेरेंटली पता ही नहीं होता कि उनको MBBS करनी है, वो तो भेड़ चाल है कि एंट्रेंस क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है। आगे कभी कभी इतना रियलाइज ही नहीं किया, इतना विजडम ही नहीं आया कि यार सही में करना है, सही में मुझे 5.5 साल MBBS करनी है, फिर मुझे PG करनी है, फिर मुझे जिसको करनी अच्छी बात है, पर बहुत लोग 50-60% ऑडियंस ये रियलाइज ही नहीं कर पाती कि आगे 5 साल बाद देख ही नहीं पाती, वो 5 दिन आगे नहीं देख पाती है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जब कंफर्टेबल हो गए और कैरेक्टर के रिस्पेक्ट से बहुत स्ट्रांग हुए, भाई आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन, ये सब कैरेक्टर ही तो है। ये आपका स्ट्रांग है तो बढ़िया ही करोगे। मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, आप उठ रहे हो, डिसिप्लिन है ये हमेशा काम आएगा जीवन में। आपने कहा यार कल मैं 6 बजे उठूंगा, 7:30 उठे, तो जब आप अपनी बात ही नहीं मान पा रहे, आपने ही डिसाइड किया कि मुझे 6 बजे उठना है लेकिन आप 7:30 उठ रहे हो, इसका मतलब आपका कैरेक्टर में भी फ्लॉ है, उसको सुधारना पड़ेगा। इंटेग्रिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
10 साल बाद, 15 साल बाद हर आदमी यही याद रखता है कि वो इंसान कैसा था, ये याद नहीं रखता उसका कितना पैसा था, उसकी क्या रेपुटेशन, वो सब सेकेंडरी है। मैंने कहा ना, पैसा, फेम, लाइफस्टाइल, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने आप आ जाते हैं, लेकिन ये तब आते हैं जब कैरेक्टर आपका स्ट्रांग हो। मैंने हमेशा बताया, ज्यादातर सारे सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो सब फेलियर्स थे, सारे 80% फेलियर्स हैं, 80%, 90% स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। इसका मतलब क्या, मतलब वो किस्मत थी? अरे स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन कैरेक्टर ड्रिवन था, इसलिए सारी सक्सेस स्टोरीज कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं। आप कभी भी स्टडी, कभी पढ़ना, किसी भी सक्सेस स्टोरी है, वो एलन मस्क हो, वो स्टीव जॉब्स हो, सारे बड़े एंटरप्रेन्योर हो, सब फेलियर्स, आइंस्टीन, मतलब सब स्कूल ड्रॉप आउट, सब फेलियर्स, क्योंकि उनको पता था कि ये जिस सिस्टम में है ये सिस्टम सही नहीं है। सबने सिस्टम को क्वेश्चन किया, सबने बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन किया। अगर एंट्रेंस, एमबीबीएस की एंट्रेंस सेलेक्ट होता है नहीं होता, आदमी, सोसाइटी जज करती है, ये होशियार है निकल गया, ये नहीं निकला ठोट है, क्योंकि सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ जज करना है, तू ठोट, तू होशियार, ये रैंक क्या किस लिए, नकल कितनी हुई, पेपर कितने लीक हुए, उसकी तबीयत खराब, कितने सारे वेरिएबल्स हैं बीच में जिसका कोई बात ही नहीं करता। एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन गलत था, एक स्टूडेंट ने बोला ये क्वेश्चन गलत है, अटेम्प्ट ही नहीं किया, एक करके आ गया, पता चला जिसने अटेम्प्ट किया उसको बोनस मिल गया, जो अटेम्प्ट नहीं करके आया उसको कुछ नहीं मिला। तो हु इज एट फॉल्ट? द स्टूडेंट? इट इज नेवर, इट इज द फॉल्ट लाइज विद द सिस्टम, बट नोबडी कैन क्वेश्चन द सिस्टम। ये अभी के नहीं, हमेशा से प्रॉब्लम रही है। हर सिस्टम कुछ चुनिंदा पावरफुल लोग चलाते हैं, और वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपको उसी स्तर पे रखना चाहते हैं कि आप ऊपर ना उठ पाओ, समझ ना पाओ, क्योंकि समझ गए जिस दिन, उस दिन सवाल पूछोगे, और जब सवाल पूछने लग जाओगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। ये अभी नहीं है, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये अमेरिका में। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तेल। फिर क्या है? फिर अमेरिकन बैंक्स, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सब नेक्सस है बड़ा। हमको तो कुछ भी नहीं पता, अब जितना पढ़ोगे सब नेक्सस है। अमेरिकन बैंक डिसाइड करते हैं मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, सब डिसाइड। हमको लगता है सर बेचारे मेहनत आदमी, बेचारा मजदूर आदमी है, काम करता है, तो लगता है थोड़ा पैसा बचा यार, इसको थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। वो मार्केट कौन गवर्न कर रहा है? पावरफुल पीपल। ये अपना एंट्रेंस एग्जाम क्या, एक नेक्सस ही था एक बड़ा। आओ भीड़ लाओ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख पढ़ो, ये तुम्हारा जीवन। वहां पे मोटिवेशन, बड़े बड़े कोचिंग में हजार जनों के बीच में बोलते हैं, अरे तुमने पढ़ा तो तुम्हारा जीवन है, नहीं पढ़ा तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या क्यों नहीं कर पाएंगे यार? आप क्या फीड कर रहे हो सिस्टम? आप देखो ना, फीड भी तो ये कर रहे हो एंट्रेंस, और ये क्लियर करना है, ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है, ये तुमको 18 घंटे पढ़ना है। क्या फीड कर रहे हो यार? क्या मतलब रोबोट्स क्या बना रहे हो तुम लोग? मशीनें पैदा कर रहे हैं हम, और यही हो रहा है। फिर वो लगता है हाँ हमारे यही है जीवन में, यही जीवन में, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या सोसाइटी। और सोसाइटी, अरे सोसाइटी को कुछ नहीं पड़ा, कोई किसी को कुछ नहीं पड़ा है, किसी को कुछ नहीं पड़ा है आपसे। आपको लगता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे को लोग मेरे बारे में समझ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए कहता हूं कभी भी एम्बैरेस मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो कभी बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे को शर्माते हैं कि सर 2017 में की थी सर, 5 साल हो गए सर, घबराते हैं बोलने से। क्या हो गया यार? कोई मैटर करता है क्या? 5 साल 6 साल 8? मैटर क्या करता है? आप क्या करना चाहते हो, और उसको कितनी ईमानदारी से करना चाहते हो, और उसमें कितने खुश हो, बस। और कभी कुछ मैटर नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो और खुश हो, बस। स्किल सेट तो आपके पास है, याद रखना। नॉलेज, स्किल सेट सबके पास होता है, डिफरेंट होता है। somebody is good at something, somebody is good at other things, but somebody is good at something। तो स्किल सेट सबके पास है। ऐसा कोई मेरे को बता दे सर मेरे को तो भगवान ने कोई स्किल सेट दिया ही नहीं, या भगवान ने मेरे को 100 बिलियन न्यूरॉन्स नहीं दिए, सबको दिए। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, अब दुनिया कहां से कहां जा रही है यार? हम भी हटके हुए आज तक 15 साल भी ये रो रहे थे एंट्रेंस क्लियर करो, 15 साल बाद ये रो रहे हैं एंट्रेंस क्लियर करो, और कोई पूछता ही नहीं है कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। मेरे को पहले अभी भी याद है यार, 3-4 साल पहले जब मेरे को कोई पेरेंट आया था, बोले कि सर आप बच्चे को ऐसा पढ़ाओ कि इसके नंबर आ जाएं। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ाऊं कि इसके नंबर आ जाएं? मैं पढ़ाता हूं कि वो सीख सके, वो आसान बना सके चीजों को, उसको ये लगे कि यार बहुत आसान है चीज, उसको ये समझ आ जाए कि नहीं आसान ही होगी, और क्योंकि होती है। नंबर कैसे? नंबर तो बाय प्रोडक्ट है यार। मेरे हाथ में नंबर होते सबको दे देता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
आप समझो ये और बेचारा पेरेंट्स, और आप सोचो कितना पेरेंट कितना पेन ले रहा है वो बच्चे के लिए, बच्चा कितना पेन में ऑलरेडी। आप अगर इस सर्कल को देखोगे ना तो साला माँ बाप सब अपन एक एवरेज मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं यार। अपने कौन से हजारों अरबों रुपए ऐसे ढूंढ रहे हैं कि आपको थोड़े ढूंढ रहे थे इसलिए भेज दिया कोचिंग, ले भाई थोड़ा ज्यादा थे हमारे पास, ले कर क्या जा मुझे। सब मेहनत से पैसा डाल रहे हैं मतलब, लेकिन क्वेश्चन सिस्टम को नहीं कर रहे। पैसा लगा रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन अपने पेरेंट्स को कर रहे हो, पेरेंट्स भी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, साले आपस में लड़ रहे कर रहे हैं। कल्प्रेट कोई और वो चाहता है लड़ो। तू अपने उससे नाराज हो, कॉन्वर्सेशन मतलब, और कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती, आदमी बात ही नहीं करता, चुप रहता है, पता नहीं क्यों। जो जिससे वो बात करना चाहता, मतलब एक आदमी जो उसको भाव नहीं दे रहा उसको रोज पीछे पड़ा रहेगा। और पेरेंट्स से दिल की बात करने में पता नहीं, मैं नहीं बात करता, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। अरे तुमने समझाने की कोशिश ही नहीं की। ईगो, आप बहुत बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कॉन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट। बोल दिया करो यार, जो मन में होता है ना बोल देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, शेयर कर लेना चाहिए। और क्या चाहिए जीवन में? 17-18 साल निकाल दिए, 26-27 में शादी कर लोगे सब, फिर भी बच्चे हो जाएंगे। 17 से 25 ये 8 साल का विंडो है, ये आपका है। एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट इन द सेंस कि ये 8 साल में कुछ ऐसा कर लो कि आगे चलकर जो आपको पसंद हो वही करना पड़े। क्योंकि इन 8 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया तो हमेशा वो करना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं। जो बाहर साफ करता है ना सड़क या गाड़ी, वो नहीं चाहता कि वो गाड़ी साफ करे, उसको करना पड़ता है। क्योंकि उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि ये 7-8 साल जो मेरे इंपॉर्टेंट थे, रिसोर्सेज नहीं थे। ये भी फैक्टर होता है इंडिया में तो डेंसिटी इतनी है पॉपुलेशन की, सबके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते। बट ठीक है, हम तो उन फॉर्चुनेट इनफ में जिनके पास लिमिटेड ही होते हैं। रिसोर्सेज इनफाइनाइट तो होते भी नहीं हमें, लेकिन इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि उसको यूज करके अपन कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, रील्स, मतलब आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यार। बट रियलाइज तो आप करो, कभी आप रियलाइज करो सर मेरे को तो एमबीबीएस नहीं करना था, तो फिर क्या करना था ये पता, तैयार करके रखो, होमवर्क करके रखो कि सर ये कॉलेजेस हैं मेरे पास, ये कोर्सेज हैं, ये ऑप्शंस होते हैं, सब है दुनिया में ऑप्शंस। आप करना ही नहीं चाहते तो अलग बात है, बट देर आर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल। द पॉइंट इज वेदर यू रियलाइज दिस फैक्ट और नॉट। तो ये ध्यान रखो। और ये ना, ये यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, जब आए हो तो सीखने पर जोर जितना डालोगे ना, जितना अंडरस्टैंडिंग और सीखने पे जोर डालोगे, नंबर अपने आप आते हैं। और ऐसा नहीं होगा ओवरनाइट कि सर मैंने आज सीख गया कल नंबर नहीं आए, धीरे धीरे आएंगे अपने आप आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ नंबरों का सोचते रहोगे तो वो गैप जो है ना वो ब्रिज नहीं कर पाओगे कभी भी, और फिर अनकंफर्टेबल रहोगे, डिस्ट्रेस रहोगे, अजीब इसलिए दुखी आदत मैंने देखा यार। ये मतलब ये जो साला इस समय का जो जनरेशन है, दुखी बहुत रहते हो, खुश तो रहते ही नहीं हो, खुल के हंसते ही नहीं हो, दुखी, लेड बैक, मरा हुआ बॉडी लैंग्वेज। का इस उम्र में यार तुम्हारा क्या कमी है बताओ? कोई घुटने दुखते हैं, कोई कमर, परफेक्ट बॉडी, मतलब इस समय आप लोग यार बॉडी लैंग्वेज होनी जबरदस्त, ऐसे एयर होनी चाहिए क्लास में, लगना चाहिए यार आधे मरे जुरे झूल रहे यूं लिख रहे, 9:30 बजे यूं झूल, याद है कंधा यहाँ है, चेहरा यहाँ है, यहाँ लिख रहे, मत करो ना यार, क्यों जबरदस्ती करना है? जो करो जो सही लगे, मतलब ऐसा ये आदत कुछ मतलब नहीं है, मतलब पता नहीं मेरे दिस इज हाउ आई फील। एंड मतलब होना चाहिए इस समय, और इस समय आपके पास बेस्ट एज है यार। यहां से 2-3 साल आपका, मैं बता रहा हूं, द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज योर्स इफ यू वांट इट टू बी। आपका यार क्या कमी है? लव कॉन्फिडेंस करो, बढ़िया काम अच्छा करो, सच बोलो, मदद करो, कोई किसी का प्रॉब्लम है तो शेयर करो उसको, एफर्ट। और क्या करना है, इंसान का एक ही तो जीवन है यार। अच्छा करो, खराब करके क्या कर लोगे? नींद नहीं आएगी रात में, किसी को झूठ बोलोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। आपको लग रहा है कि मेरे को फायदा हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ उसको झूठ बोल के। इवेंचुअली वो आपको रात में नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रेस में रहो। खुश सच बोलोगे, सही करोगे, खुश रहोगे, देख लेना कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी जीवन में। और आसान है, मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आपको बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है और दूसरे से गप्पे मारना है। इट इज टफ, क्योंकि आपको देखना है कि मैं कब मुंह उधर करूंगा। अरे इट इज टफ टू चीट, इट इज इजी टू नॉट चीट। भाई चीटिंग करने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है, पर्चे बनाने पड़ते हैं, पूरा प्लान करना पड़ता है, कौन कब। आप समझो द अमाउंट ऑफ प्लानिंग विच गोज इन अ चीटिंग। टफ है, नहीं करना आसान है,
लेकिन हमको तो वो लगता, और फिर हमको लगता है चीटिंग मतलब आप समझ रहे हो, इडियट्स हैं, चीटिंग आसान। अरे चीटिंग इज द टफेस्ट जॉब। टू लाई इज वेरी टफ, क्योंकि यू हैव टू फाइट योर कॉन्शियंस। आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लगेगा हमेशा, भारीपन रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। अब हो गया आज, कहां से कहां पहुंचा मैं। अरे तेरी, चलो हाँ स्लाइड रखो यार, नेक्स्ट में करेंगे अब।